अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइन अगल में खुश आमदेद। आज के प्रोग्राम में भी हम पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों को डिबेट करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 110 अजला पूरे मुल्क में इस हालिया सैलाब से शदीद मुतासर हुए हैं और बताया जा रहा है कि जो ज़री रकबा था अराज़ी 45% इस वक्त पानी के नीचे है। पाकिस्तान की मईशत को बताया जा रहा है कि 11 अरब डॉलर का अब तक कोई नुकसान हो चुका है। 3 करोड़ 30 लाख अफराद इस वक्त बेघर हो चुके हैं, खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं और सूरत हाल आए दिन मज़ीद गंभीर होती जा रही क्योंकि उसके बाद वबाई अमराज और उसके नतीजे में जो भूख और अफलास है वो भी एक तरह से अपना अफसर उठा के नज़र आ रही है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि सूरत हाल ये इस कदर गंभीर है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे सियासतदान, मैं कहूँगा कि आज भी जो फिगर्स आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सखर बैराज के जो गेट्स हैं उनके साथ हर रोज़ लाशें आके टकरा रही हैं। लेकिन जो सिंध के हमारे सियासतदान हैं उनको ये सारा मंजर कैसे नज़र आ रहा है। पहले ज़रा मंजूर हसन साहब का मैं आपसे कहूँगा वो साउंड बाइट चले कि जब वो मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे हैं तो क्या फरमा रहे हैं। कभी गए होंगे तो वेनस का पस मंजर है ना, ये मंजर है जिस तरह से गाँव भी हैं, बंगले घर भी हैं और पानी भी है। इसी तरह का मैंने पहले गया हुआ था वेनस, तो वो यही हाल देखा। तो ये तो मंजूर हसन साहब जिनको ये वीनस नज़र आ रहा है, इटली का खूबसूरत शहर के जी पानी भी है घर भी हैं। लेकिन हमने देखा नाजरीन के सैलाब के बाद मीडिया ने कुछ वावेला मचाया तो हमारे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर या अपोजिशन के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, उनको कोई एक हफ़्ते, तो मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा कि एक हफ़्ते उनको फिर सैलाब का बुखार रहा है, मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों में भी गए हैं। लेकिन फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब इस्लामाबाद वापस लौटे और यहाँ खड़े होकर 2 घंटे की लंबी तकरीर की अपने वफाकी वज़रा और कुछ दीगर पार्टी रहनुमाओं से, तो उस गुफ्तगू का महवर भी सैलाब से ज़्यादा कुछ और था। क्या फरमा रहे थे आप ही सुन लें। 4.25 साल कहते हैं कि चोर डाकू तुम पैदा उस दिन हुए कि जिस दिन दुनिया में सब झूठ ही बोलते थे। इससे बड़ा झूठा, मक्कार और फरेबी और दोगला और पाकिस्तान दुश्मन शख्स शायद कभी अपने दुनिया में पैदा हुआ हो। तो शख्स खत लिखवा दे, IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाए और ये दिवालिया हो जाए, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, तो ये मुल्क दुश्मनी तो और क्या है। और इमरान खान साहब भी नाज़रीन इससे कुछ कदरे मुख्तलिफ नहीं है, अगरचे कुछ पार्टी कुछ मीडिया दबाव पे उन्होंने एक टेलीथॉन भी की, कोई 5 अरब रुपए के फंड्स के प्लेजेस भी हुए, लेकिन वो भी सैलाब के इस जो एक तबाहकारी हैं उनके असर से कोई ज़्यादा देर उसके नीचे नहीं रहे, बल्कि फ़ौरन बाहर निकले। पूरे मुल्क में अब जलसे कर रहे हैं और जलसों में क्या कह रहे हैं ज़रा सुने। क्या सैलाब उनके गुफ्तगू का महवर है या कुछ और, ज़रा सुनिएगा। 4 महीने से मैं सबर कर रहा हूँ, मुझे उधर तक ना धकेलो। यही ना हो जाए कि मुझे इतना आप दीवार से लगाए कि मैं सारी कौम के सामने उन सारी लोगों की शक्लें रख दूं जिन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क को इस मुश्किल में डाला। जितना आप कोशिश करेंगे मुझे प्रेशर में लाके, डरा के, धमका के, FIRs काट के, मैं उतना और जोर से आपका मुकाबला करूं। नाजरीन, हमारे नौजवान वज़ीर ख़ारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी इस रेस में कहीं पीछे नहीं रहे। अगरचे उन्होंने डिप्लोमेटिक कोर को बुलाया, गैर मुल्की सफ़ीर आए, उसके साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे भी आए, वज़ारत ख़ारजा के अंदर एक बड़ा तवील इजलास हुआ, उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इस बात का ख्याल उन्होंने भी ना रखा कि इस वक्त गैर मुल्की मेहमान बैठे हैं, गोया कि जो वो बात सुनेंगे उससे पाकिस्तान का तासुर क्या पाकिस्तान के बारे में उभरेगा। और साथ में आप शंदाना गुलजार का भी साउंड बाइट सुन रहे थे, उन्होंने भी फिर जाहिर सी बात है कोई कसर नहीं छोड़ी कि इंटरनेशनल मीडिया को जब इंटरव्यू दे रही थी तो उन्होंने भी फरमाया कि इमदाद ज़रूर शायद आ रही है लेकिन वो मुस्तकीम तक पहुँच नहीं रही क्योंकि पाकिस्तान का मसला ही करप्शन है। गोया कि मैसेज ये दिया जा रहा है कि बेहतर है कि इस मुल्क में तबाह लोगों के लिए इमदाद ना भेजी जाए क्योंकि वो मुस्तकीम तक पहुँच नहीं पाएगी। तो अगर ये रवैया सियासतदानों का रहा नाजरीन, तो फिर कुछ मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो आगा सिराज दुरानी साहब जो स्पीकर हैं सिंध असम्बली के, और फिर खुर्शीद शाह साहब को जो वफाकी वज़ीर हैं उनके साहबजादे जो वहाँ पे सूबाई काबीना में हैं,
उनके साथ लोगों का रवैया क्या था, वो कुछ मनाजिर आप देख लें। गवर्नर सिंधो साईं तव्हां खां सवाल करे था सघूं टेंट भी न ॾिनो आहे, हे मायूं राति जो गाड़ी वीडियो शो बंद कराए वोटिंग टाइम ते हाणे बि हलो न ये तो पाकिस्तानी सियासतदानों के रवैये और इस जो आफत आई उससे मुतल्लिक उनका जो एक संजीदगी है उसका आपने आपको एक तस्वीर दिखाई, लेकिन आफरीन उन लोगों पे है कि जो पाकिस्तानी नहीं है। और बखसूस हम आपको विजुअल्स दिखाते हैं एक चीन के बच्चे के कि जिसको न्यू ईयर्स के ऊपर रेड पॉकेट कहा जाता है, नया साल शुरू होते तो कुछ पैसे मिलते हैं वहाँ पे बच्चों को। उस बच्चे ने वो तमाम की तमाम जो पॉकेट मनी है वो पाकिस्तान में जो सैलाब से मुतासर होने वाले बच्चों के नाम किया है। गोया कि दुनिया के रवैये क्या हैं और हमारे क्या हैं, वो मनाज़िर भी देखें ज़रा। तो नाज़रीन ये है सूरत हाल और इसी को हम डिस्कस डिबेट करेंगे। तो आज हमने अपने शो में किसी सियासतदान को दावत नहीं दी, बल्कि बेहतर ये जानना कि किसी एक मईशतदान को बुलाया जाए जो इस सारे मामले को ज़रा हमें समझाए कि अगरचे आफत पहली बार नहीं आई पाकिस्तान के अंदर, से पहले भी सैलाबों की एक तारीख़ है, लेकिन क्या हम कुछ तारीख़ से सीख भी रहे हैं और आने वाले दिनों में शायद इसी तरह हम नोहे पढ़ते रहेंगे या कुछ अब चीज़ों को मैनेज करने की तरफ भी जाने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी साहब, आप SDPI के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी डॉक्टर साहब, देखिए आपके सवाल के दो जवाब हैं। पहला तो ये है कि जो कुदरती मज़ाहिर हैं उनको आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि वो कुदरती मज़ाहिर आपके लिए कुदरत आफत बनता है या वो आपके लिए वो एक नॉर्मल रूटीन बनती है। मसलन मैं आपको मिसाल दूं कि इस दफ़ा यूरोप में, इंग्लैंड में पहली दफ़ा जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री तक पहुंचा और पूरे इंग्लैंड में दुहाई मच गई और वहाँ पे हीट वेव्स अलर्ट चल गए और ड्राउट चल गया, क्योंकि इंग्लैंड में कभी भी उस तरह की गर्मी की तैयारी नहीं थी। वहाँ पे पंखे नहीं होते घरों में या वहाँ पे AC नहीं होते। पाकिस्तान में हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी लोग जो हैं वो बड़े आराम से सर्वाइव कर रहे होते हैं, क्योंकि हम गर्मी में रहने के लिए तैयारी है हमारी। और इसका दूसरा जो पहलू है इसका जवाब वो ये है कि क्लाइमेट चेंज को जब हम देखते हैं तो क्लाइमेट चेंज प्योरली आपके इंसानी अमाल का नतीजा है। इसमें कुछ अमाल ऐसे थे जो कि हमारे नहीं हैं, पूरी दुनिया के हैं। पाकिस्तान कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने वाला दुनिया में जो कम तरीन ममालिक उनमें शुमार होता है हमारा, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज हो रही है ये बाकी दुनिया के अमाल की वजह से हो रही है। और जो हमारे अमाल हैं वो ये हैं कि 2010 में भी हमारे पास, यानी सैलाब एक ऐसी चीज़ है जो 1950 से हमारे आते चले जा रहे हैं और इन सैलाबों के नतीजे में 2010 का जो पाकिस्तान का सबसे पहले बदतरीन सैलाब था, उसमें बहुत से ऐसे लेसन थे जिन पे के अमल किया जा सकता था, जिनसे सीखा जा सकता था। शायद कुछ हद तक सीखा भी है, वरना 2010 के सैलाब में जो 2000 से ज़्यादा जानी नुकसान हुआ, इस साल अभी 1265 हो चुके हैं। उस वक्त भी कोई $10 अरब का नुकसान, लेकिन डॉक्टर साहब उस पर पहले आने से पहले जो इस वक्त रिलीफ ऑपरेशंस हैं और जो मैनेजमेंट हो रही है पोस्ट ये जो फ्लड्स हैं, आपको कितनी मरबूत लगती है? क्योंकि आप स्टडीज़ खुद भी करवाते रहते हैं, आप स्टडीज़ आपकी नज़र से भी गुजरती है। आपको लगता है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट का रिस्पांस है और जो दीगर इदारों का वो इन प्लेस है, ज़बरदस्त है, जो आपको लगता है उसके अंदर बड़े फ्लॉज हैं? देखिए उसमें इससे बेहतर किया जा सकता है और बेहतर इस अंदाज से किया जा सकता है कि इस वक्त हर कोई जो है जो कर सकता है वो करता चला जा रहा है और उसमें आपस में रब्त नहीं लग रहा। आप घर से निकलते होंगे, आप देखें कि आपको यहाँ ऑफिस पहुँचने तक 7 जगह पे डोनेशन कैंप्स जो हैं वो लगे हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे लोग अपने अपने तौर पर डोनेशन जो है वसूल कर रहे हैं, लोग चैरिटी भी दे रहे हैं। अब क्या ये कोऑर्डिनेटेड हो सकती थी? किस जगह पे किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे इस वक्त दवाइयों की ज़रूरत है, कहाँ पे कुक्ड फूड की ज़रूरत है, कहाँ पे अनाज की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तो एक पहलू है माइक्रो लेवल पे। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर जाके देखते हैं तो आपके पास फ्लड जो एक है कंट्रोल यूनिट गवर्नमेंट का पूरा फेडरल फ्लड कमीशन,
वो मौजूद है, आपके पास NDMA मौजूद है, आपके पास PDMA जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो मौजूद हैं, आपके पास एक कैबिनेट की कमेटी है जो कि रिलीफ को ओवरसी कर रही है एहसन इकबाल साहब की क़यादत में। फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक और जो है इसका कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेल बना दिया। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है ये शायद कंफ्यूजन में इजाफा कर रही हैं। तो आइडियली आपको रिलीफ के लिए, रिकवरी के लिए, डोनेशंस के लिए, चैरिटी के लिए कोई एक वन विंडो चाहिए, और किसी को भी बजाय इसके कि नए नए हम इंस्टीट्यूट बनाते जाएं, किसी एक को आप स्ट्रेंथन कर दें और बाकी सबको फिर कहते हैं कि वो साइलेंट होकर बैठ जाएं। लेकिन अगर पैरेलल ओवरलैपिंग चलती होगी, और इसमें एक और चीज़ का इजाफा करता चलूँ कि इसमें डॉक्टर सानिया निश्तर वाली कमेटी भी मौजूद है जो कि PTI ने पंजाब और KP के लिए बनाई है। तो वो जो मैं कह रहा हूँ कि हर कोई जो है वो अपने अपने तौर पर नेक नियति के साथ शायद कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर यही सारी कोशिशें मरबूत हो तो शायद इसका इम्पैक्ट जो है बहुत बेहतर हो। लेकिन डॉक्टर साहब वो कहावत है ना कि दो मुल्लाओं में कहीं मुर्गी हराम ना हो जाए। लेकिन जो बात आप पहले भी कह रहे थे कि शायद हमने थोड़ा बहुत सीखा भी है माजी से, लगता तो नहीं है डॉक्टर साहब। इससे पहले कोविड आया और इस मुल्क के अंदर ना तो सैनिटाइजर मिल रहा था, ना मास्क मिल रहे थे। जब वेंटिलेटर्स की बात हुई तो कहा गया था ये भी बिल्कुल शॉर्ट हैं, बाहर से मंगवाने पड़ रहे। फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, कहा कि शायद रेवोल्यूशन आने जा रहा है, इस मुल्क के अंदर बना रहे हैं। अब भी सूरत हाल ये है डॉक्टर साहब कि यहाँ पे फ्लड आना कोई नई बात तो नहीं है, इससे पहले एक तारीख है पूरी, बट जो बुनियादी ज़रूरत है गोया कि टेंट्स, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो लगता तो नहीं है कि माजी से हमने कुछ सीखा है। देखिए, और इसका मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा मजीद बढ़ाता चलूँ कि इसी नौयत का फ्लड जो 1975 में जो आए थे बांग्लादेश में, जो कि उस वक्त मशरकी पाकिस्तान था, तो उस वक्त अमवात की तादाद जो थी 3.5 लाख से 5 लाख तक कही जाती है। वही फ्लड इस साल उसी नौयत का बांग्लादेश में आया। टोटल डेथ जो है वो चंद सैकड़ों में है, और हर इंसानी जान कीमती है, लेकिन उन्होंने सीखा। हम उस तरीके से नहीं सीख पा रहे। हमने क्या गलतियां की थी उस वक्त भी। 2010 के फ्लड में अगर आप देखें तो उस वक्त भी हमारे पास दरिया के किनारे पे होटल्स जो थे वो बन रहे थे, बिल्डिंग्स बन रही थी, जो ही पानी का आबाद हो रही थी सर, घर बन रहे थे, कॉलोनीज बन रही थी, पानी का रेल आया, वो हर चीज तबाह हो गई। जो रोद कोई वाला इलाका को सलमान का है, वहां पे जो ऊपर से कुदरती जो नाले आते हैं उनके आगे जब आप अनप्लान कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो वो दरिया सिंध तक पानी नहीं जा सकेगा, और जब पानी ज्यादा आएगा रुकेगा तो वो बस्तियों को बस्तियां जो है वो वीरान करता चला जाएगा। सिंध में भी हमने यही देखा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस सारे में मैं देखता हूँ वो ये है कि जो लोकल लेवल पे रिस्पांस होता है सबसे पहले वो करना है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने। मरी की सानहे के बाद आपके पास कोर्ट की रूलिंग मौजूद है कि DDMS को फाल किया जाए। अगर आपके इजलाब जो हैं उनके पास कैपेसिटी हो रिस्पॉन्ड करने की, तो उनको वेट नहीं करना पड़ेगा कि इस्लामाबाद से, कराची से, लाहौर से, कोयटा से रिस्पांस जो है वो पहुंच रहा हो पेरीफ्री में। लेकिन कोर्ट की बड़ी क्लियर रूलिंग, यानी हमने सानों पे साना होता जाता है, मीडिया उसको हाईलाइट करती है, उस पर कोई एक आध रूलिंग भी आ जाती है, कोई लॉ भी पास हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर हम उसको पसे पुश डाल देते हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से ये भी पूछेंगे कि 2010 के सैलाब के बाद एक कमीशन की कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर होता तो उससे आज के जो नुकसान आते इससे कितना बचा जा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद शो में एक बार फिर खुश आमदेद। डॉक्टर साहब, मैं आपका आर्टिकल भी पढ़ रहा था जिसमें आपने 2010 के जो फ्लड के बाद एक कमीशन बनाया गया 2013 में, फिर 15 में उसकी एक रिपोर्ट भी, फिर मुश्तरका मफादात कौंसिल ने उसको अप्रूव भी कर दिया, बट वो बड़ा कम्प्रिहेंसिव है। क्या लगता है अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती तो आज हम कम अज़ कम लोगों की मिजरीज में काफ़ी तक कमी कर सकते थे? देखिए, हम शायद इस चीज़ के कायल नहीं। वो जो एक इंग्लिश में कहते हैं ना कि 1 स्टिच इन टाइम सेव्स 9, वक्त का एक टांका जो है आपको वो बाद में 9 टांकों से बचाता है। तो हम शायद उस चीज़ के मिनहासुल कौम कायल ही नहीं है। हम फायर फाइटर जब इमरजेंसी सर पे पड़ती है तो फिर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। वो जो रिपोर्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं फेडरल फ्लड कमीशन ने
2013 में बड़ी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई कि ये इतने बड़े फ्लड इतने वसी पैमाने पे क्यों आए, उसकी वजह क्या थी और उससे बचना कैसे है। और साथ उस रिपोर्ट में ये भी जिक्र हुआ, जो कि बाद में बार बार रीइंफोर्स होता रहा, कि इस तरह का ये पहला वाकया या पहला और आखिरी नहीं है, ये मजीद इस तरह के होंगे और हमें इसके लिए अपनी तैयारी करना है। तो उनमें उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल केपी में दरिया के किनारे पे एक रिवर एक्ट होना चाहिए, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है दरिया में वो बैन की जाए, दरख्तों की कटाई कहाँ कहाँ पे आपको रेगुलेट करनी है। जो कोस्ट सलमान का एरिया है वहाँ पे रोद कोही नालों के लिए बड़ी मुफस्सल उसमें सिफारिशात हैं कि उनको पुश्तों को कैसे मजबूत करना है, चैनल कैसे बने कि सीधा वो दरिया की तरफ जाए। वो जो अक्सर शिकायत आती है कि बाहर लोगों की ज़मीनें बचाने के लिए ब्रीच जो है वो बंद दूसरे साइड पर तोड़ दिया गया, बस्ती उजाड़ दी गई। तो उन्होंने कहा है कि जी आप परमानेंट मार्क कर लें कि कहाँ कहाँ पे आपको ब्रीच करना है बंद को, और वहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे बना दे जैसे स्पिलवे खोलते हैं तो आपको अनरेगुलेटेड ब्रीच की बजाय वो पूरा एक प्रोसेस हो। और कम्युनिटीज़ को कैसे अवेयर करना है, जो एरियाज ज़्यादा फ्लड प्रोन है वहाँ पे एलिवेटेड स्ट्रक्चर ख़वातीन के लिए अलहदा और मर्दों के लिए जिस पे मवेशी भी लेके जा सके। तो इस तरह की रिपोर्ट बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था। डॉक्टर साहब, इनफैक्ट आप तो पॉलिसी मेकर से मिलते भी हैं और कहीं ना कहीं किसी हुकूमत में किसी फोरम का हिस्सा भी रहते हैं, क्या लगता है सियासतदान तरजीहात क्यों नहीं आती है चीज़ें, बाकी एरियाज को देखना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपको लगता है कि नहीं इन चीज़ों की अहमियत ही नहीं उनके सामने, तो बस ठीक है ओवरलुक हो जाती है? वो उसमें कुछ सुर्ख फीता भी है, कुछ इसमें ये भी है सियासी अदम तवज्जो भी है। यानी वो रिपोर्ट 2015 में बनी, 2017 में CCI ने उसको पास किया और उस पर एग्रीमेंट हो गया कि 50% इसका शेयर सूबे देंगे, 50% शेयर जो है फेडरल देगा, वो वफाकी हुकूमत देगी। फिर चूंकि एक सूबे में हुकूमत जो थी वो मुख्तलिफ पार्टी की थी, लिहाजा वो 2019 तक अभी यही डिसाइड हो रहा था कि उसका PC1 कैसे बनेगा, कौन उसमें क्या कंट्रीब्यूट करेगा। फिर कोविड आ गया, कोविड की वजह से सारी तवज्जो कोविड पर लग गई, वो पैसे पुश डाल दिया गया उसको। और अब हम ये पहुंचे हैं कि पिछले 8 सालों में हम उसको रिपोर्ट को अमल दरामद तो दूर की बात भूल ही गए, मेरे ख्याल में भूल गए कि कोई ऐसी कोई रिपोर्ट बनी थी। लेकिन डॉक्टर साहब आप जरा बताइएगा कि ये आप इकोनॉमी के लिए कितना लीथल है, गोया कि ये एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, और वो ये है कि अभी तो जो नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है, और आप सबने ये पढ़ा भी और सुना भी होगा कि 2010 से ज़्यादा बड़ा सैलाब है ये लॉसेस के मामले में। अब लॉसेस कहाँ कहाँ पे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, आपके जो सड़कों और जो पुल हैं उनका लॉस है। अगर आपने पिछले 2 दिनों में खबरें सुनी हो तो एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी और एक स्टील बनाने वाली कंपनी ने प्रोडक्शन अपनी जो थी वो 30 अगस्त से रोक दी है 19 सितंबर तक। ये नहीं कि इम्पोर्ट नहीं हो रही, उन्होंने इसलिए रोकी, वो कह रहे हैं सैलाबों की वजह से डिमांड में कमी होगी और अब रास्ता नहीं है, सड़कें नहीं है कि हम उसको अपनी सप्लाई को पहुंचा सके, तो उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी। तो गोया कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी आपके मुतासर होने जा रही है, यानी आपकी वैसे इंडस्ट्री पूरी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को अगर आप देखते हैं तो सूबा सिंध में देख ले, कपास की फसल जो थी वो मुतासर हुई, इससे इरी चावल की फसल जो थी वो मुतासर हुई, प्याज और टमाटर तो घर घर का मसला बन गया है। अगर आप पंजाब में देखते हैं, जनूबी पंजाब में, तो कपास और गन्ने की फसल जो है वो मुतासर हुई। और सबसे बड़ा जो लॉस हुआ वो ये हुआ कि सिंध में जो रिपोर्टेड आ रहा है कि जी गंदम के जो गोदाम थे वो सारे के सारे ज़ाया हो गए, उसमें कुछ तो सैलाब से गुजर गए होंगे, बाकी जो महकमा खुराक वाले हैं वो अपने तौर पे वो उन्होंने उसको दाएं बाएं कर दिया, वो सैलाब ज़्यादा कर देंगे। तो आपका वो जो गंदम का जो आटे के जो बहरान है वो आएगा, और प्लस अगले साल की गंदम की बुआई, उसके लिए बीज की दस्तयाबी, उसके लिए जमीन जो है कितनी सूखेगी, जहाँ पे मेरा जमीन है वो तो शायद जज़ब कर जाए पानी, अगर वो रोही जमीन है तो वो क्ले सैंड जो है वहाँ पे तो नहीं कर सकते सर, वहाँ पे पानी जज़ब नहीं होगा। जी नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सैलाब की तबाहकारियों के साथ महंगाई का तूफान भी आवाम को बुरी तरह मुतासर कर रहा है, क्या ये थमने का नाम ले रहा है, इससे कैसे जान छूटेगी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। इससे पहले कि महंगाई की हम बात करें जो माशाल्लाह 49 ईयर्स के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और कहाँ जा पहुँची, फिगर्स आप हमसे बेहतर जानते हैं, बट उससे पहले कुछ IMF का प्रोग्राम का जो कि बहाल तो बहाल हो गया है,
बट जो वहाँ से डिमांड्स आ रही हैं और जो हमने कमिटमेंट्स दिए हैं, आपको लगता है कि चीज़ें अकॉर्डिंगली आगे जाएंगी या नहीं, वो जो टारगेट्स दिए गए हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे? शरद साहब, एक उसमें IMF रिपोर्ट जो 2 दिन पहले रिलीज़ हुई, उसको पढ़ने के बाद जो सबसे बड़ी मुझे ग्लेयरिंग उसमें ओमिशन मैं कहूँगा, मिस्टेक तो नहीं, वो ये है कि उस पूरी रिपोर्ट में सैलाब का जिक्र ही नहीं है। यानी वो सारी जो IMF की नेगोशिएशन हो रही थी, ये 29 की रात 30 की सुबह थी पाकिस्तान में, जबकि बोर्ड ने उसको अप्रूव किया है। और आप जानते हैं कि उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा फ्लैश अपील लॉन्च कर चुकी थी पाकिस्तान में। सैलाब को 25 अगस्त को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था, और मैं तो कर रहा था कि शायद अगर उसमें रिपोर्ट पहले भी अगर बन गई हो तो उसमें 1-2 लाइनें क्रिटिकल उन्होंने देखा, रिस्क लिखे, उन्होंने बहुत सारे रिस्क लिखे हैं उसमें, जिसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि जी सियासी अदम इस्तेहकाम है, लोग शायद सड़कों पर ना आ जाएं, ये क्लाइमेट चेंज का जिक्र तो उन्होंने किया ब्रॉडर, लेकिन उसमें लिखना कि जी ये जो सैलाब की वजह से 11-12 बिलियन का जो इनिशियल एस्टिमेट है ये बढ़ भी सकता है और इसकी वजह से शायद ना पूरा हो, तो वो जिक्र नहीं हुआ। और ये सिर्फ IMF का नहीं, मुझे लग रहा है कि जो हमारे नेगोशिएटर हैं उन्होंने भी शायद इस पॉइंट को पुश नहीं किया। अच्छा, पुश नहीं किया, तो उनका भी ये ख्याल होगा कि ये एक दफ़ा प्रोग्राम बहाल हो जाए, 1.2 अरब रुपया डॉलर जो है वो आ जाए हमारे अकाउंट में, तो फिर इसको देखा जाएगा। हालांकि ये पॉइंट उठाना चाहिए था वहाँ पे। अब जो IMF की इस वक्त आप देखें, उसमें ये एक टफेस्ट प्रोग्राम है जो इस वक्त अच्छा पाकिस्तान, हाँ, उसकी अगर आप शराइत को देखें, पहले होता था क्वार्टरली रेवेन्यू आपको देखा जाता था कि आपने अपना अपना रेवेन्यू टारगेट हर क्वार्टर के एंड पे देखना है कि वो मीट हुआ या नहीं हुआ। अब हर महीने वो टारगेट आपका देखा जाएगा। अच्छा, मंथली देखा जाएगा? अब मंथली देखा जाएगा, और मंथली अगर आपका नहीं हुआ तो फिर आपको ऑटोमेटिकली कंटिजेंसी मेजर लेना होंगे कि किसी और रास्ते से पैसे वो 2-3 रास्ते आइडेंटिफाई हैं उस रिपोर्ट में कि जी आपको पेट्रोलियम पे फिर कुछ और टैक्सेस 17% GST जो है वो लगाना पड़ेगा अगर आपका रेवेन्यू उधर से पूरा नहीं हो रहा। रिग्रेसिव टैक्सेस हैं। या आपके वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो खाद और पेस्टिसाइड और सीड वगैरह, उनको टैक्स करना पड़ेगा, उनको आपको GST लगाना पड़ेगा। या आपको सिगरेट जो है उसके ऊपर पहले तो पैकेट पे है ना, वो पर स्टिक उस पर GST होगा, जो कि हेल्थ के लिहाज से अच्छी बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उस पर जाना होगा। इसी तरह से बिजली के नरखों में इजाफा, या PDL में गैस की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं, जो इजाफा आ गया, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जब आपके आधा पाकिस्तान जो है वो पानी में डूबा हुआ है। अगर आपकी जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा, आप प्रोग्राम के शुरू में 33 मिलियन का, अब जो रिवाइज नंबर हैं वो 40 मिलियन के करीब दिए जा रहे हैं। 4 करोड़ तो काफी बड़ा नंबर है। तो अब अगर आपका कोई 3.5 से 4 करोड़ आबादी जो है, यानी चले आप 33 मिलियन को भी लगाएं तो ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी बनती है जी। रकबे के लिहाज से पूरा बरतानिया बनता है, पूरा बरतानिया डूबा हुआ है। आबादी के लिहाज से पूरा ऑस्ट्रेलिया डूबा हुआ है, एक जो पूरा बड़े आजम है। और आप वहां पे बिजली के बिल भी बढ़ाने हैं, गैस के भी बढ़ाने हैं। तो एक तरफ तो मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ मिफ्ता साहब की कोशिशों को कि इसके बगैर चारा नहीं था, सही। लेकिन इस प्रोग्राम में ये बात डिस्कस कर लेनी चाहिए थी कि जी सैलाब आ गया और ये आप मुकम्मल नहीं कर पाएंगे या मुमकिन नहीं होगा। और मुझे अब भी इसका जो वे फॉरवर्ड लग रहा है वो यही लग रहा है कि जैसे हमने कोविड के दौरान फ्लेक्सिबिलिटी मांगी थी, हुकूमत को फौरी तौर पे 9th रिव्यू से पहले IMF से रब्ता कर लेना चाहिए, अपनी तमाम मुश्किलात को ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने रख देना चाहिए और यहाँ पे कोई पॉलिसी स्पेस जो है वो मांगनी चाहिए। लेकिन PTI के वज़ीर ख़जाना जो फरमा रहे थे अगर वो होते तो सितंबर में प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो तो उसके बाद हमें जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं शायद सब माजरत के साथ ऐसा, बल्कि PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, ये वो प्रोग्राम के बाद अगला प्रोग्राम फिर लेना था। अच्छा, और इस प्रोग्राम के बाद भी अब अगला प्रोग्राम दोबारा लेना है। सही। तो आप ये नहीं कि ये आखिरी प्रोग्राम है, इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी हुकूमत में आएगी वो अगले प्रोग्राम में जारी होगी, उसके बगैर उसके बगैर कोई चारा नहीं है आपके। नहीं तो वो ये ठीक कह रहे हैं कि अगले 10 साल तक हम फंसे रहेंगे IMF के पास। ये अब 5 साल या 10 साल, जब तक आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी डॉलर का मसला है ना आपका, जब तक आपके पास एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती या इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन नहीं होती या इम्पोर्ट कम नहीं होती, जो हम हमारे ब्लैक होल्स हैं इकोनॉमी में, ये जो हमने पाल रखे हैं, स्टील मिल और PIA और रेलवे,
इनका कोई इलाज नहीं होता। आज इनको सालाना बिलियंस ऑफ रुपये का पैकेज देते हैं। और यहाँ हम अपने जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं वो 18वीं तरमीम के बाद भी अगर हमने हर हुकूमत ने 60 70 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो रखनी है और पैरेलल स्ट्रक्चर चलाने हैं तो फिर तो जाहिर है IMF के पास आपको जाना होगा। तो उसके अलावा चाराकार कोई नहीं। छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब ये जो इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं अगले क्या आ रहे हैं, गोया कि अवाम के लिए क्या कुछ नया है, थोड़ा सा इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, अब जो आपने मंजरनामा पेश किया है, लगता तो ये है कि ये जो फिगर्स हैं ऊपर ही जाएंगे, तो अवाम को खतरे की घंटी बजानी तो बजाई दें, आना तो है जो बुरा वक्त तो फिर आ ही जाएगा, लेकिन आप कुछ फिगर्स दीजिएगा क्या होने जा रहा है। देखिए ये तो अभी आगाज है। अच्छा ये आगाज है अभी आपके पास दो जो हैं जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा महंगाई पे, एक ये सैलाब का, अच्छा, और दूसरा IMF के प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन का। अच्छा, तो वो तो अभी आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होगा। तो ये जो भी इस वक्त नंबर है, मैं चूंकि टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, नाज़रीन को बोर करने का अच्छा प्रोग्राम नहीं है मेरा इसमें, लेकिन जो भी नंबर्स हैं ये अभी मजीद बढ़ेंगे और ये कम से कम आपके जनवरी फरवरी तक बढ़ रहे होंगे। सही। और उसके बाद ये टेपर अप होंगे। तो इस वक्त हुकूमत, कोई भी इस वक्त हुकूमत में होता, वो महंगाई को कंट्रोल ना कर पाता इन हालात में। इस वक्त सिर्फ ये देखना है कि हमें महंगाई दो तरह की आ रही है। एक महंगाई तो है जो आपकी पॉलिसीज की वजह से या इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से, सप्लाई साइड की वजह से है। दूसरी महंगाई जो है जो कि आपके ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से है, वो भी एक फैक्टर है। उसका कितना अमल दखल है? कुछ वो तो ये होता है ना कि जो ही सुनने में आएगा कि अच्छा जी प्याज की कीमत बढ़ गई, तो आप देखेंगे कि अच्छा सारा प्याज मार्केट से गायब हो गया। ऐसे ही है टमाटर की कीमत फौरन बाद देखा हमने, तो वो गायब। तो वो चीजें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे कंप्लीट कंट्रोल करने वाले काम है हुकूमत के, अगर वो कर पाए। और नजर आती है सर आपको कि हो रहा है? तो नहीं है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो जाहिर है कि इन सबको बाद में इलेक्शन के लिए भी जाना है, खा वो सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है। और सोशल प्रोटेक्शन को आप कितना बढ़ा सकते हैं। IMF के प्रोग्राम में जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि उसने जोर दिया है कि कम से कम 9 मिलियन फैमिलीज़ को अब इसमें कवर किया जाए विस्प में, जो कि पहले 3.5-4 पूरे से तो पूरे हैं जो। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जिसको बढ़ाया जाए और इसको मजीद कवरेज जो है दी जाए, पैसे मजीद दिए जाएं। तो हुकूमत को सोशल प्रोटेक्शन पे काम करना होगा। हुकूमत को इन पैदर पे जो हमारे पास आफात आ रही हैं इनसे सीखना होगा। हम बहुत देर तक शायद नहीं कह सकते कि अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह की मर्जी अपनी जगह पे वो, लेकिन अल्लाह के साथ खुदा न खास्ता कोई अल्लाह को हमसे वो दुश्मनी नहीं है। अल्लाह कहता है कि खुदा ने उस कौम की हालत जो है नहीं बदलना, जिसको खुद कोशिश ना कर रहे हो, तदबीर तो आपने खुद करनी होती है ना सर। लेकिन डॉक्टर साहब लाइसा लिल इंसान इल्ला मा सा, यकीन तो आपको जितनी आप कोशिश करते हैं उसी के हिसाब से मिलता है। लेकिन आप तो गरीबों की बात कर रहे हैं सर। अब तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास के लिए भी आपको सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम लेके आना पड़ेगा कि अगस्त पिछले साल जो बिजली के 1300 यूनिट की कीमत थी वो सारी 31,000 रुपये थी। आज 800 यूनिट के आप 43,000 दे रहे हैं सर। तो ये इनकम तो अभी ये बढ़ना है, अभी भी बढ़ना है। तो मिडिल क्लास को आपने अपने रहमो करम पे छोड़ देना है। सब इस वक्त हमें एक बात याद रखनी चाहिए। एक तो खैर टू बी फेयर ऑन गवर्नमेंट, ये पूरी दुनिया में एनर्जी बिल जो है डबल से ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा। हमारे पास अभी भी ये उस तनास्बत से नहीं बढ़ रहे। ये इस वक्त एनर्जी पूरी दुनिया का मसला, और इस वक्त एक वन लाइनर मैसेज दिया जा रहा है दुनिया में, और वो ये है कि सबसे सस्ती बिजली या गैस वो है जो आप खर्च नहीं कर रहे। आपको अपनी अब इस्तेमाल जो है इसको राशन करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है। यानी मुझे सर्दियों में देखना होगा कि आपको 24 घंटे अपना गीज़र ऑन रखना है, या आपको अब इंस्टेंट गीज़र की तरफ जाना है कि आप वही गैस को उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसे हम मतवस्त जो तबका है अपने घरों में AC इस्तेमाल करता है। निकलते साथ ही फौरी तौर पे उसको बंद किया, मेहमान उठे और आपने AC बंद कर दिया। कपड़े मशीन में धोने या हाथ पे धोने हैं, ये वॉश एंड वेयर पहनने, इस्त्री करनी है कि नहीं करनी है, तो ये सारी चीजें जो करनी पड़ेगी। ये अब आपको ये अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। बदकिस्मती से एनर्जी जो है ये पूरी दुनिया में महंगी हो गई है और अभी मजीद हो रही है।
तो ये तो बड़ी आप ख़तरनाक सूरत हाल। और साथ में डॉक्टर साहब ये अगर कहा जा रहा है कि IMF ने कमिट किया है कि 500 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाएंगे, साथ में जैसे आपने GST की बात की, वो कि पेट्रोलियम लेवी भी अभी 37 रुपए है जिसको 50 रुपए पे लेके जाना है, तो फिर इसका मतलब है कि ये तो एक और बड़ा खौफनाक सूरत हाल है जिससे गुर्बत की लकीर से नीचे जाने वालों की तादाद हम कह सकते हैं कि बढ़ जाएगी। देखिए उसका वजह यह है ना कि हमारे पास दो आपके पास चॉइसेस हैं हुकूमत के पास जी, या लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो जाए और गैस मिलनी बंद हो जाए, या फिर महंगी गैस और महंगी बिजली मिले। आप महंगा तेल और महंगी गैस खरीद के सस्ती बिजली और सस्ता तेल नहीं दे सकते, आपके पास कुशन नहीं है। तो अगर जो उसकी लागत है वो 50 रुपए यूनिट आ रही है तो आप उसको 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए का नहीं दे सकते। तो या तो आप देखेंगे कि तवील लोड शेडिंग और गैस की बंदिश उसका सामना करना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मिलता रहे तो फिर एक ख़ास तबके को छोड़ के जो भी एक थ्रेशोल्ड बनता है, जो बाकी हैं उनको अनफॉर्चुनेटली ये सारी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा अगर कोई कहेगा कि मैं आके इसको सस्ता कर दूंगा या हमारी हुकूमत सस्ती कर रही है तो ये गलत बयानी है। ये एक पॉलिटिकल स्लोगन के हद तक तो जरूर है, एक स्टेटमेंट के हद तक इससे ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। नाजरीन, प्रोग्राम के आखिर में कुछ जिक्र हम रूस का कर लेते हैं कि जहाँ पे साबिक सदर मिखाइल गोर्बाचोव इंतकाल कर गए हैं, लेकिन वहाँ के जो इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन ने उनके जो आखिरी रसूमात हैं उनको एक तो सरकारी एजाज़ नहीं दिया और साथ में उसमें वो शरीक नहीं हो रहे। आज यकीनी तौर पर उनके आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन साहब का कहना ये है कि ये वो शख्स है कि जिन्होंने एक अजीम USSR को ख़त्म किया। अगरचे मिखाइल गोर्बाचोव को यूरोप में एक बड़े रहनुमा के तौर पे जाना जाता है कि उन्होंने सर जंग का ख़ात्मा किया, लेकिन मुल्क के अंदर उनको एक नोटोरियस फिगर के तौर पे जाना जाता है। और वजह ये बताई जा रही है कि उन्होंने एक अजीम रूस का ख़ात्मा उन्हीं के हाथों हुआ। तो नाज़रीन, ये यकीनी तौर पे वो रहनुमा के जो मुल्क के लिए वाकई कुछ अच्छा करने के बजाय बुरा करते हैं, उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई रहनुमा अवामी मफाद में फ़ैसले नहीं करते बल्कि उनका किरदार मुल्क के ख़िलाफ़ कहीं होता है, तो उनके साथ भी ऐसे रवैये रवा रखने चाहिए। आज का शो यही ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।